ध्यान दीजिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया। तो जो लॉज ऑफ मोशन वी विल स्टडी अबाउट इट। तो लॉज ऑफ मोशन में जो फर्स्ट लॉ होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, उसमें यह बताया गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में, उसके स्टेट में तब तक कोई चेंज नहीं हो सकता जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ठीक है, तो उसी वो प्रॉपर्टी, अब क्या मतलब हुआ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मोशन में है, तो इट वांट्स टू बी इन मोशन टिल एनी अदर फोर्स इज नॉट एक्टिंग ऑन इट टू अपोज इट, टू रजिस्ट इट। तब तक कोई भी चलती हुई चीज़ चलती रहना चाहेगी जब तक कि उसको कोई रोकने वाला फोर्स उसके ऊपर काम न कर रहा हो, कोई उसे रोक ना रहा हो। या कोई चीज़ रुकी है तो तब तक रुकी रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स लगा के उसे मोशन में ना लाना चाहे। तो ये जो लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इट इज बेस्ड ऑन इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या हुआ भाई? तो इनर्शिया देखिए डिफिनीशन में दिया है, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज और रजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया को हिंदी में आप इनर्शिया को कह सकते हैं जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में जड़त्व कहते हैं, लेकिन आप समझिए इसकी डिफिनीशन को। ये कह रहा है कि इट इज द प्रॉपर्टी और टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर का यह एक गुण है जिसके कारण कोई ऑब्जेक्ट अपने आप अपनी पोजीशन या स्टेट को चेंज नहीं कर सकता। जैसे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट पोजीशन में ही बना रहेगा, तो रेस्ट में ही रहेगा। या मान लीजिए कोई चीज चल रही है, मोशन में है, तो वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, कोई अदर फोर्स ना लगाएं उसे रोकने के लिए, या चलती हुई चीज़ को रोकने के लिए, या रुकी हुई चीज़ को चलाने के लिए। तब तक वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन में ही ना बना रहेगा भाई। उसकी पोजीशन में कोई चेंज तो आएगा नहीं, उसके स्टेट में तो कोई चेंज आएगा नहीं। तो ऑब्जेक्ट की ये जो टेंडेंसी है, ये जो प्रवृत्ति है, अपनी स्थिति को बनाए रखने की प्रवृत्ति, इसी टेंडेंसी को ऑब्जेक्ट का इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, यही प्रॉपर्टी, यही टेंडेंसी जो है इनर्शिया कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि हर एक ऑब्जेक्ट की एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वह अपनी स्थिति में होने वाले किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध करता है। वो नहीं चाहता है कि मेरी जो स्थिति है वो बदल जाए। अगर वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि मैं रेस्ट में ही रहूं। यदि वो मोशन में है तो वो चाहता है कि मैं मोशन में ही रहूं। अपने आप वह कोई रेस्ट वाली चीज़ अपने आप मोशन में नहीं आ सकती, अपने से अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर सकती। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी, अपने से वो रुक नहीं सकती। हाँ, कब रुकेगी? जब उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जाए, तब वो रुकेगी। तो ऑब्जेक्ट की अपने स्टेट को बनाए रखने की ये जो प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। देखिए, इनर्शिया भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में। पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए इसके बारे में कुछ सीखते हैं, समझते हैं। अब पहला पॉइंट है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की डिफिनीशन अगर कहें तो क्या होगी? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इज नोन एज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी मैंने समझाया इसी वीडियो में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का यह एक टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, गुण है कि वह अपने स्टेट में खुद से कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, और यदि आप परिवर्तन करते हैं तो वो उस परिवर्तन का विरोध भी करता है। तो जो ऑब्जेक्ट के ये विरोध करने की प्रवृत्ति है, अपने स्टेट में किसी तरह के चेंज को अपोज यानी विरोध करने की प्रवृत्ति है किसी ऑब्जेक्ट की, इसी टेंडेंसी को हम कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
ठीक है, कि कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो अपने पोजीशन को बनाए रखने के लिए वो उसमें परिवर्तन का विरोध करेगी। तो परिवर्तन में विरोध करने का यह जो गुण है, यह जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट की, इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कैसे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल है, व्हेन ए बस सडनली स्टार्ट्स मूविंग फॉरवर्ड द पैसेंजर इन द बस फॉल्स बैकवर्ड। अब इस एग्जाम्पल को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप बस में बैठ गए, बस में गए लेकिन आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं रेल पकड़कर उसकी रेलिंग को, ठीक है, और बस अभी स्टार्ट नहीं है, आप वहाँ खड़े हैं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर आता है, बस स्टार्ट करता है। बस स्टार्ट करके जैसे ही वो गियर लगाता है तो अब देखिए क्या हुआ कि आपके बॉडी के 2 पार्ट्स हैं। एक है कमर से लेकर पैर तक का नीचे का पार्ट, उसे लोअर पार्ट कहेंगे, और कमर से ऊपर के पार्ट को अपर पार्ट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही अभी आप रेस्ट पोजीशन में खड़े हैं बस में, क्योंकि बस भी रेस्ट पोजीशन में थी, तो आपकी बॉडी भी रेस्ट पोजीशन में है। अब आपकी बॉडी की टेंडेंसी होगी कि वो रेस्ट पोजीशन में बनी रहे, ओके। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने बस स्टार्ट किया, गियर लगाया, तो बस आ गई मोशन में। बस के मोशन में आते ही आपका लोअर पार्ट जो कि बस के फ्लोर के कांटेक्ट में था, तो लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया। बस के मोशन में आते ही आपका बॉडी का लोअर पार्ट तो मोशन में आ गया, वो आगे बढ़ने के लिए रेडी है। बट योर अपर पार्ट, जो ऊपर का हिस्सा है, इट इज नॉट रेडी टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि जो अपर पार्ट है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण अपनी पोजीशन में परिवर्तन का विरोध करता है, आगे नहीं बढ़ना चाहता है। तो हुआ क्या, बस के साथ आपका लोअर पार्ट तो आगे बढ़ गया, लेकिन अपर पार्ट वहीं का वहीं बने रहना चाहता है। इस वजह से क्या हुआ कि आप अब लोअर पार्ट आगे भाग गया, अपर पार्ट वहीं का वहीं रह गया, जिसकी वजह से हमको पीछे की तरफ धक्का सा लगता है और हम पीछे की ओर अचानक हटने लगते हैं सडनली। अब देखिए यहाँ पे भी दिखाया, दिस इज बिकॉज द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द पैसेंजर बीइंग इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस कम इन मोशन एलॉन्ग विद द बस। जैसे ही बस चली, मोशन में आई, तो हमारे बॉडी का लोअर पार्ट भी मोशन में आ गया। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, द अपर पार्ट ऑफ हिज बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन दूसरी तरफ हमारे बॉडी का अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में ही रह गया। क्यों? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस द पैसेंजर फॉल्स बैकवर्ड। इस वजह से पैसेंजर पीछे की तरफ धक्का महसूस करता है और पीछे की तरफ गिरने लगता है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है, द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। मतलब कोई कारपेट या कंबल कई दिन से रखा हो, आप उस कंबल को ले लीजिए और उस कंबल को हैंग करके उस पर स्टिक से बहुत तेजी से मारिए, तो आप महसूस करेंगे कि उसमें से बहुत सा डस्ट पार्टिकल निकलने लगता है। तो होता क्या है, व्हेन द कारपेट इज बीटन विद ए स्टिक, जैसे ही आप कारपेट को स्टिक से बीट करते हो, तो अब उसकी कारपेट का जो कपड़ा है, फाइबर, वो तो मोशन में आ गया, क्योंकि आपने स्टिक से बीट किया तो भाई वो मोशन में आ गया, उसकी वजह से वो आगे की ओर जाने लगा। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो फाइबर्स के अंदर, कपड़े के अंदर डस्ट पार्टिकल्स पड़े हुए थे, वो तो रेस्ट में थे ना भाई, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। वो तो अपने पोजीशन में किसी तरह का चेंज नहीं चाहते थे, ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हुआ क्या, जैसे ही आपने स्टिक से कारपेट पर बीटिंग किया, कारपेट तो मोशन में आ गया, लेकिन जो डस्ट पार्टिकल था वो रेस्ट में ही रह गया। तो अब कारपेट मोशन में आया तो कारपेट तो आगे बढ़ गया और डस्ट पार्टिकल जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए रेस्ट में। अब वो क्या हुआ, अब जब फाइबर आगे बढ़ गया कारपेट, तो अब नीचे उनके बेस ही नहीं रह गया, इस वजह से वो डस्ट पार्टिकल नीचे गिर गया, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल है,
ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन मेक्स ए स्मॉल होल इन द विंडो पेन while passing through it, but the stone strikes the window pane, breaks it into pieces. अब इसको समझिए, मान लीजिए आप के घर के बाहर कहीं किसी की विंडो पर आपको निशाना लगाना है, शीशे की खिड़की है, आपको एक गन दे दी गई और कहा गया कि अब गन से इस पर निशाना लगाइए। आपने बुलेट फायर किया। बुलेट फायर किया तो आप नोटिस करोगे कि विंडो में एक बहुत स्मॉल होल बुलेट के साइज का बन गया और बुलेट पास हो गई। वहीं जब आप उसी एक दूसरा विंडो है उसी के बराबर, उस पर आप एक छोटा सा स्टोन लेकर निशाना लगाते हैं, मारते हैं, तब आप नोटिस करते हैं कि विंडो के शीशे टूट जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? तो इसका कारण यह है कि जो बुलेट आप जब चलाते हैं तो बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जब बुलेट की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो वो विंडो से बहुत थोड़ी टाइम के लिए कांटेक्ट में आएगा। तो थोड़े टाइम में कांटेक्ट के लिए आएगा बहुत तेज स्पीड से, तो क्या होगा कि विंडो के जो पार्ट्स हैं, अदर पार्ट्स, जहाँ बुलेट टकराई वो पार्ट तो ठीक, उसके आसपास के पार्ट्स बहुत मतलब रेस्ट में ही रह जाएंगे, क्योंकि बुलेट तो बहुत तेजी से फायर हुई, पास हुई उस विंडो से, तो उनमें किसी तरह का हलचल ही नहीं हो पाया ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इस वजह से ज़्यादा होल नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही आपने स्टोन से मारा विंडो पर, तो स्टोन से मारे हमने तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं थी, कम थी, और जैसे ही विंडो से टकराया हमारा स्टोन, तो विंडो से टकराने की वजह से वो क्या किया कि विंडो के एक लार्ज पार्ट को डिस्टर्ब कर दिया। लार्ज पार्ट उसका जो विंडो का है वो मोशन में आ गया। तो जब वो मोशन में आ गया तो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। देखिए दिया भी है, द स्पीड ऑफ स्टोन इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द स्पीड ऑफ द बुलेट। बुलेट की तुलना में बहुत कम है। सो द स्टोन मेक्स कॉन्टेक्ट विद द विंडो पेन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज्यादा समय के लिए टकराया। ड्यूरिंग दिस लॉन्गर टाइम द होल विंडो पेन कम्स इन मोशन, तो पूरा विंडो जो है मोशन में आ गया, उसका पूरा पार्ट, और हैंस ब्रेक्स इनटू पीसेस, इस वजह से वो टुकड़ों में टूट गया। जबकि जो बुलेट थी वो तो बहुत कम समय के लिए विंडो से टकराई थी, बहुत हाई स्पीड से, तो द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ विंडो पेन रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। केवल वो पार्ट ही मोशन में आया जहां से बुलेट टकराया, बाकी विंडो का पार्ट तो रेस्ट में रह गया इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण। तो बाकी पार्ट में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, वो केवल एक सिंपल होल बना। अगला पॉइंट है, व्हेन ए ट्री इज विगरसली शेकन सम ऑफ लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री। अब अगला कह रहा है कि जैसे कोई पेड़ है, प्लांट या पेड़, उसको आप बहुत तेजी से हिला दीजिए, तो क्या आप नोटिस करोगे कि उसकी पत्तियां डिटैच हो जाती हैं, नीचे गिरने लगती हैं। क्यों गिरने लगती हैं? तो उसका कारण ये है कि भाई वो ट्री था रेस्ट पोजीशन में, लीव्स थे रेस्ट पोजीशन में, ठीक है, तो उसकी टेंडेंसी थी कि मैं रेस्ट पोजीशन में रहूँगा। लेकिन एकाएक अचानक आपने प्लांट्स को वाइब्रेट करना शुरू कर, उसे हिलाना शुरू कर दिया, शेक करना शुरू कर दिया, तो द ब्रांचेज ऑफ ट्री कम इन मोशन, तो जो ट्रीज की ब्रांचेस थी वो तो मोशन में आ गई, बट द लीव्स टेंड टू कंटिन्यू इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। लेकिन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो तो अपनी टेंडेंसी उनकी है कि भाई मैं तो रेस्ट में रहूंगा, तो वो अपनी पोजीशन को बनाए रखना चाहेंगी। अब वो रेस्ट में रहना चाहती है और ब्रांच मोशन में आ गए। अब हुआ क्या, इस लड़ाई में एज ए रिजल्ट ऑफ दिस लीव्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ब्रांचेज ऑफ द ट्री एंड हैंस फॉल डाउन। अब जो कमजोर पड़ा वो टूट गया, क्योंकि भाई लीव्स तो रेस्ट में रहना चाहता था और ब्रांच आ गया मोशन में, तो लीव्स कमजोर पड़े भाई, वो डिटैच हो गए ब्रांचेस से और नीचे गिर गए ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगला है, ए पाइल ऑफ 1 rupee कॉइन रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन द लोएस्ट कॉइन इन द
पाइल इज स्ट्रक क्विकली बाई ए नाइफ। अब देखिए इस वाले एग्जाम्पल में कह रहा है कि कुछ सिक्के, आप पैसे, कुछ सिक्के आपने उसे अरेंज कर लिया एक कॉलम की तरह, एक के ऊपर एक रख के बना लिया, ठीक। अब उसके बाद आपने एक नाइफ, अब देखिए सारे सिक्के एक दूसरे के ऊपर हैं और वो रेस्ट में है, तो उसकी टेंडेंसी कैसी है सिक्कों की, रेस्ट में रहने की। वो अपनी पोजीशन स्टेट को बनाए रखना चाहेगा, वो नहीं चाहेगा कि मैं मोशन में आऊँ, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है अपनी प्रवृत्ति को, अपनी पोजीशन को बनाए रखने की, तो रेस्ट में रहेगा। लेकिन यदि कोई नाइफ लेकर बहुत तेजी से हमने नाइफ पास करके जो कॉलम है सिक्कों का सबसे नीचे वाले सिक्के को हमने हिट किया, तो अब होगा क्या कि नीचे वाला सिक्का तो मोशन में आ गया, वो तो मूव कर जाएगा, लेकिन तो नीचे वाला सिक्का तो भाई स्पीड के कारण निकल गया, लेकिन बाकी जो सिक्के थे उनकी तो टेंडेंसी थी रेस्ट में रहने की, तो दे विल बी इन रेस्ट, तो नीचे वाला सिक्का निकल गया, वो सब रेस्ट में ही रहेंगे। तो यहाँ देखिए दिया भी है कि द लोएस्ट कॉइन कम्स इन मोशन व्हेन स्ट्रक बाय ए नाइफ बट द रिमेनिंग कॉइन्स इन द पाइल रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, हेंस दे फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड एंड रिमेन इन द फॉर्म ऑफ पाइल। जैसे वो सिक्कों का ढेर था वैसे ही रहेगा, केवल नीचे वाला सिक्का निकल जाएगा। सिमिलरली ए पाइल ऑफ कैरम कॉइन्स रिमेन इंटैक्ट व्हेन द लोएस्ट कॉइन इज स्ट्रक बाय ए स्ट्राइकर। ऐसे ही कैरम खेलते समय भी हम लोग देखते हैं कि जब स्ट्राइकर से हिट करते हैं तो नीचे वाला सिक्का मोशन में आ जाता है, बाकी सारे के सारे सिक्के वैसे ही पाइल यानी ढेर के रूप में नीचे आ जाते हैं, रेस्ट में ही रहते हैं ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। नेक्स्ट हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है बेटे कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसकी टेंडेंसी होगी, उसकी प्रवृत्ति होगी कि वो मोशन में ही बना रहे, वो अपने स्टेट में किसी तरह का कोई चेंज नहीं चाहता, तो इसी को कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो वो अपने मोशन को बनाए रखना चाहता है, यदि उसके मोशन में किसी तरह का चेंज लाने का प्रयास कोई करता है तो ये उसका विरोध करता है, इस विरोध को ही, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज, इस विरोध करने की प्रवृत्ति को ही उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। द पैसेंजर फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ए फास्ट मूविंग बस स्टॉप सडनली। इस एग्जांपल में बोल रहा है कि जैसे कहीं आप सफर करते हुए जा रहे हैं और आपको सीट नहीं मिली, आप खड़े हैं बस में, ठीक। अब बस जा रही है, चल रही है, तो भाई बस चल रही है तो आपकी बॉडी का जो आपकी बॉडी है वो मोशन में है, चाहे वो लोअर पार्ट हो चाहे अपर पार्ट हो, ठीक। तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट दोनों है मोशन में, क्योंकि बस भी मोशन में है और बस के फ्लोर से हमारा बॉडी कांटेक्ट में है लोअर पार्ट, तो हमारी बॉडी भी मोशन में है। लेकिन जैसे ही चलते चलते अचानक जो बस है वो स्टॉप होती है, रुकती है, ब्रेक लगता है, तो बस के स्टॉप होते ही हमारी बॉडी का लोअर पार्ट जो कि बस के फ्लोर के कांटेक्ट में है वह भी तुरंत रेस्ट पोजीशन में आ जाता है। तो लोअर पार्ट तो तुरंत रेस्ट पोजीशन में आ गया क्योंकि वह बस के फ्लोर के कांटेक्ट में था, लेकिन हमारी बॉडी का जो अपर पार्ट है जो कि मोशन में था, तो वो तो अपने पोजीशन में, अपने मोशन में किसी तरह के चेंज का विरोध ना करेगा, वो तो उसी पोजीशन में बने रहना चाहेगा, मोशन में ही। तो लोअर पार्ट तो आ गया रेस्ट में, लेकिन अपर पार्ट ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन अभी भी मोशन में बना रहेगा। इस वजह से क्या हुआ, लोअर पार्ट रुक गया और अपर पार्ट अभी भी मूव कर रहा। इस वजह से जो पैसेंजर है या आप या हम आगे की ओर धक्का सा महसूस करते हैं, आगे की तरफ हमारी बॉडी भागने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखिए, पर्सन फॉल्स फॉरवर्ड व्हाइल गेटिंग डाउन फ्रॉम ए मूविंग बस और ट्रेन।
अगला कह रहा है कि जैसे कोई बस चलती हुई बस या ट्रेन है, तो जब स्टॉपेज आता है तो बस तो धीरे होने लगती है, लेकिन कुछ लोग बस के रुकने का या ट्रेन के रुकने का वेट नहीं करते हैं और थोड़ा चलती ही रहती है बस या ट्रेन, तभी वो लोग नीचे कूद जाते हैं, जंप कर जाते हैं फ्लोर पर। तो वहाँ पर आप देखते हैं कि वो लोग गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि भाई बस या ट्रेन तो चल रही है, मूव कर रही है, और आप हो बस या ट्रेन में। तो जब बस या ट्रेन चल रही है तो आपकी बॉडी भी मोशन में है, बस ट्रेन भी मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है। और जैसे ही आप जंप किए और जंप करने के बाद आपका जो लोअर पार्ट है जैसे ही जमीन के कांटेक्ट में आया, ठीक है, रोड के कांटेक्ट में आया या प्लेटफॉर्म के कांटेक्ट में आया, तो भाई प्लेटफॉर्म तो रेस्ट पोजीशन में थी, तो जैसे ही आप जंप किए आपका लोअर पार्ट उस फ्लोर के कांटेक्ट में आते ही रेस्ट पोजीशन में आ गया। लेकिन अपर पार्ट तो अभी भी मोशन में है भाई, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। तो लोअर पार्ट आ गया रेस्ट में, अपर पार्ट अभी भी मोशन में है, तो इस वजह से हम डिसबैलेंस हो जाते हैं। लोअर पार्ट रुक गया, अपर पार्ट अभी भी आगे भाग रहा, तो इस वजह से हम डिसबैलेंस होकर आगे की तरफ गिर जाते हैं, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। इसीलिए जनरली जब भी कोई बस या ट्रेन से नीचे उतरता है तो कंडक्टर बताता है कि आप जिस दिशा में बस चल रही है उसी डायरेक्शन में जंप कीजिए, तब तो आप सेफ रहेंगे। अगर आप बस के चलने के अपोजिट डायरेक्शन में कूद कर उतर रहे हैं, जंप कर करके उतर रहे हैं, तब आपके गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगला देखिए, ए लगेज इज यूजुअली टाइड विद ए रोप ऑन द रूफ ऑफ बसेज। आप देखते हैं कि जो बस के ऊपर सामान रखा जाता है उसको रस्सियों से टाइटली बांधा जाता है। यदि ना बांधा जाए तो क्या होगा कि जो लगेज है, सामान है, वो गिर जाते हैं नीचे की तरफ। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए आपका सामान, लगेज किसी का भी बस के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, और बस चल रही है, मोशन में है बस। तो जब मोशन में बस है तो लगेज भी मोशन में है, ठीक है। अब लगेज भी जब मोशन में है तो भाई, तो जो बस के ऊपर लगेज है वो भी, उसकी टेंडेंसी कैसी होगी? हमेशा मोशन में बने रहने की। लेकिन एकाएक जैसे बस ने ब्रेक लगाया तो बस के ब्रेक लगाते ही बस तो रुक गई, लेकिन जो लगेज थी उसकी प्रवृत्ति, उसकी टेंडेंसी कैसी थी? मोशन में बने रहने की। तो वो मोशन में बने रहेगा, इस वजह से सामान या लगेज क्या होगा? वो आगे की तरफ बहुत तेजी से बस से नीचे गिरने लगेगा। इसी वजह से बस के ऊपर सामान को बहुत टाइटली बांध दिया जाता है रस्सियों से। इसी तरह अगर दूसरे तरफ भी देखा जाए, सेकंड केस, बस के ऊपर सामान रखे हुए हैं, तो भाई सामान रखे हुए हैं, बस अभी चल नहीं रही है, तो सामान भी रेस्ट पोजीशन में है, बस भी रेस्ट पोजीशन में रुकी हुई है, तो लगेज की टेंडेंसी कैसी होगी? रेस्ट पोजीशन में बने रहने की, रुके रहने की। लेकिन जैसे ही बस स्टार्ट हुई, गियर लगा, बस आगे बढ़ी, तो अब क्या हुआ? बस तो मोशन में आ गई, लेकिन लगेज यानी सामान की टेंडेंसी तो बनी हुई है रेस्ट पोजीशन में रहने की, तो वो तो अपनी जगह पे ही बना रहना चाहेगा। तो क्या हुआ? बस तो आगे निकल गई, लगेज अपनी जगह पोजीशन में बने रहने के चक्कर में अब वो नीचे गिरने लगता है, क्योंकि बस तो आगे निकल गई, लगेज वहीं का वहीं रह गया, तो कुछ सामान नीचे बस से गिर जाते हैं। तो इस तरह का दिक्कत ना आए, प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए बस के ऊपर रखे सामानों को रस्सी से बांध दिया जाता है। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। एक थर्ड है हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए थर्ड पॉइंट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसी डायरेक्शन में बने रहना चाहता है। वो अपने डायरेक्शन में होने वाले किसी भी चेंज का अपोज करता है। तो ऑब्जेक्ट द्वारा अपने डायरेक्शन में होने वाले चेंज का अपोज करने की टेंडेंसी को ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। अपने मोशन की डायरेक्शन में वो किसी भी तरह का चेंज नहीं जाता है, अगर चेंज हो रहा है तो वो उसकी
विरोध करता है, उसका अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को ही इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर है। पहला है व्हेन ए फास्ट मूविंग बस नेगोशिएट ए कर्व ऑन द रोड पैसेंजर फॉल टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व्ड रोड। जैसे बस में आप सफ़र कर रहे हैं और सफ़र करते करते कहीं शार्प कॉर्नर कोई रोड पड़ा, मोड़ पड़ा, ठीक है, तो रोड कर्वी होगी, तो जब बस ड्राइवर वहाँ पे बस को घुमाता है बहुत तेज़ी से, तो वहाँ हम लोग दूसरी तरफ, हमें एक तरफ धक्का लगने लगता है। दिस इज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ द पैसेंजर्स टू कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब हुआ क्या कि आप सीधी रोड पे चल रहे थे, तो आपका जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन था वो सीधी दिशा में चलने का था, आपकी बॉडी सीधी डायरेक्शन में ही चलना चाहती थी, लेकिन एकाएक शार्प कॉर्नर आ गया, शार्प मोड़ आ गया। अब शार्प मोड़ पर बस जैसे ही मुड़ी तो भाई आपकी बॉडी अब क्या हुआ, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में झुकने लगी, तो वो उसका विरोध करती है, ठीक है। तो उसकी वजह से हम क्या होता है, आगे वाली सीट से टकरा जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी बनी हुई थी स्ट्रेट लाइन पे चलने में, तो अभी भी हमारी बॉडी स्ट्रेट ही जाना चाहती थी, लेकिन बस घूम गई। तो बस घूम गई तो अब तो रोड तो साइड में हो गया, लेकिन हमारी बॉडी आगे वाले सीट से जाके टकराने लगी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए उसी तरह का, ए स्टोन टाइड टू ए स्ट्रिंग इज व्हीलिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सर्किल। कोई पत्थर है, उसको आप धागे से बांध दीजिए और फिर उसे हॉरिजॉन्टल सर्किल में ऐसे मूव कराइए, ठीक है। अपने मतलब फिंगर में पकड़ लीजिए स्टोन रस्सी और धागे को, और उसके बाद स्टोन को हॉरिजॉन्टली मूव कराइए सर्कल में। इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स द स्टोन फ्लाइज अवे टेंजेंशनली। तो अब आप देखेंगे कि जैसे ही घुमाते घुमाते अचानक, पहले तो सर्किल में चले, तो सर्किल में चलेगा स्टोन, और यदि घुमाते घुमाते अचानक मान लीजिए स्टोन रस्सी टूट गई, तो जो स्टोन है वो एक सीधी डायरेक्शन में जाने लगता है सर्किल के। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो स्टोन है, देखिए यहाँ पे दिया है, द स्टोन मूविंग ए सर्कुलर पाथ हैज द डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल। द पुल ऑफ हैंड कीप्स इट इन ए सर्कुलर पाथ एज सुन एज द स्ट्रिंग ब्रेक्स। जैसे ही स्ट्रिंग टूटती है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्ट्रिंग सीजेज, तो उस पत्थर पर जो फोर्स लग रहा था स्ट्रिंग पर वो खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई फोर्स लगाने के कारण ही तो वो सर्किल पे घूम रहा था। जैसे ही धागा टूटा, उस पर लगने वाला फोर्स खत्म हो गया। द स्टोन कंटिन्यूज टू मूव अलोंग द टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द सर्किल ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसे एक फिगर से समझ सकते हैं। देखिए, ये देखिए सर्कुलर पाथ पर ऐसे घूमेगा धागा, अरे स्टोन, लेकिन जैसे ही धागे का मतलब धागा टूटेगा यहाँ से, तो धागा के टूटते ही क्या होगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। फोर्स लगना जैसे ही बंद होगा, स्टोन देखिए ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में, स्पर्श रेखीय डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन पर ऐसे जाने लगेगा ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के। इन एग्जाम्पल्स को आप देखकर बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या इनका मतलब है, हमारे डेली लाइफ में इनका क्या रोल है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये देखिए, ये सही एग्जाम्पल है। ये लड़का देखिए सर्कुलर पाथ पर ऐसे घुमा रहा है, ठीक है, जब तक फोर्स लग रहा, और अचानक धागा के टूटते ही ये स्टोन, ये बॉल देखिए स्ट्रेट लाइन पर मूव करने लगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव करने लगी। देखिए बेटा, इनर्शिया एंड मास, ये इनर्शिया और मास दोनों को रिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। अब यहाँ मास क्या होता है थोड़ा सा ये भी समझ लीजिए कि मास क्या होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का कुछ ना कुछ मास होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। तो मास की डिफिनीशन होती है, द मैटर कंटेंट बाय ए बॉडी इज नोन एज मास। आपको पता है कि हर एक बॉडी एटम से मिलकर बनी है, मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है। तो जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर किसी बॉडी को बनाते हैं, उसी को मास आप कह सकते हैं, ठीक है। द मैटर कंटेंट बाई ए बॉडी, कोई बॉडी जितना मैटर किसी बॉडी में है उसी को उसका
मास कहते हैं। चलिए अभी मास के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा तो समझाऊंगा। देखिए, कंसीडर टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट से स्मॉल टेबल एंड ए बिग टेबल। दो ऑब्जेक्ट लिए हम, एक छोटा टेबल है, एक बड़ा टेबल है। नाउ इफ वी अप्लाई द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन दीज टू टेबल्स, देन इट इज डिफिकल्ट टू मूव द बिगर टेबल देन द स्मॉलर टेबल। अब दोनों टेबल पे हमने इक्वल फोर्स लगाया, तो आप नोटिस करोगे कि बड़े वाले टेबल को मूव कराना मुश्किल हो रहा है और छोटे वाले टेबल को मूव कराना आसानी हो रहा है। इट मीन्स द हैवी टेबल अपोजेज मोर टू द चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन द लाइट और स्मॉल टेबल। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप बड़े वाले टेबल पे फोर्स लगा रहे हो तो वो ज़्यादा विरोध कर रहा है, इसी वजह से तो वो टेबल नहीं मूव हो रहा है भाई। और जो वहीं छोटे वाले टेबल पे जब उतना ही फोर्स लगा रहे हो तो वो मूव करने लग रहा है, यानी वो कम अपोज कर पा रहा है अपने पोजीशन में चेंज का। ठीक है, यानी बड़े वाले टेबल की इनर्शिया ज़्यादा हुई क्योंकि वो ज़्यादा विरोध कर रहा है अपने पोजीशन में चेंज का, ज़्यादा अपोज कर रहा है। और छोटा वाला टेबल का इनर्शिया कम हुआ क्योंकि वो कम ही अपोज कर पा रहा है अपने पोजीशन में चेंज का। दस ग्रेटर इज द मास, ग्रेटर इज द इनर्शिया। ठीक, चूंकि बड़े वाले टेबल का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा है, उसके अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति ज़्यादा है। और छोटे वाले टेबल का मास कम है तो उसके अंदर विरोध करने की प्रवृत्ति कम है, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। हेंस इनर्शिया ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया, इनर्शिया का मतलब अपनी पोजीशन में विरोध करने का गुण, क्वालिटी, वो उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा होगा जिसका मास ज़्यादा होगा। जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा मास होगा जिसका, उसकी इनर्शिया भी उतनी ज़्यादा होगी। जैसे अगर कोई बड़ी सी एक बॉल ले लीजिए रबड़ की और एक बॉल ले लीजिए लोहे की, तो आप देखेंगे कि रबड़ की बॉल को किक करेंगे तो वो ज़्यादा दूर तक जाएगा, लोहे की बॉल को किक करेंगे तो वो कम दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे की बॉल का मास अधिक है, मास अधिक है तो उसकी इनर्शिया अधिक है। इनर्शिया अधिक होने के कारण वो अपने स्टेट में चेंज का, परिवर्तन का विरोध ज़्यादा तेजी से करेगा, वो अपने स्टेट में किसी तरह का चेंज नहीं करने देना चाहेगा। वहीं जो स्पंज की बॉल है, रबड़ की बॉल है, उसका मास कम है तो इनर्शिया भी कम होगी, तो वो अपने अंदर किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोध भी कम कर पाएगा, अपोज कम कर पाएगा। तो याद रखिए, जिसका मास अधिक होगा उसकी इनर्शिया भी अधिक होगी। देखिए यहाँ एक एग्जांपल भी लिया है। वी हैव टू आयरन बॉल्स, दो लोहे की बॉल है, वन हैविंग 1 kg मास एंड अदर हैविंग 2 kg मास। एक का मास 1 kg, टू का सेकंड का 2 kg। ठीक, तो पूछ रहा है इनमें से किस बॉल की इनर्शिया ज्यादा होगी। तो इनर्शिया इज इक्वल टू द मास ऑफ द बॉडी। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज्यादा होगी। तो ball of mass 2 kg has more inertia than that of ball of mass 1 kg। तो 2 kg वाले बॉल का इनर्शिया ज़्यादा होगा, 1 kg वाले बॉल का इनर्शिया कम होगा। तो जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होगी। देखिए, फैक्टर ऑन विच इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स इज द मास ऑफ द बॉडी। इनर्शिया जिस फैक्टर पर डिपेंड करती है किसी बॉडी के, वो मास है, मास ऑफ द बॉडी। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा रहेगा उसकी इनर्शिया उतनी अधिक होगी। इस बात को आप याद रखिए। अब ध्यान रखिए कि मैंने सारी चीज़ों को समझा दिया है बहुत अच्छे से। इनर्शिया और टाइप्स ऑफ इनर्शिया, ये सारी चीज़ें। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो आप लोग इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको ऐसे ही और भी वीडियोज मिलते रहें। थैंक यू। अपना इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दें।